प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल बेहद दिलचस्प होते जा रहे गुजरात चुनाव को लेकर। गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला मोदी वर्सेस मोदी जैसा हो गया। आपको सुनकर लगेगा कि मोदी वर्सेस मोदी में मुकाबला कैसे हो सकता है। दरअसल ये हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही प्रश्नकाल में आज हम आपको दिखाने वाले हैं। एक दो नहीं, पूरे 5 तरीके कैसे आजमाए जा रहे हैं वो बताने वाले हैं। टिकट बंटवारे में चुन चुनकर कांग्रेस ऐसे उम्मीदवार उतार रही है कि बीजेपी को पसीना आ रहा है। मनपी से बहुत आगे निकलने की कोशिश में सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है। एक से एक धुरंधर प्रोफेशनल अपना दिमाग खपा रहे हैं और इस पूरी लड़ाई में विपक्ष इस बात की कोशिश में है कि मोदी इसके केंद्र में ना आए। लेकिन लड़ाई है कि वो मोदी वर्सेस मोदी हो ही गई। मोदी वर्सेस मोदी की लड़ाई में पहला वार फेस वॉर है। कांग्रेस ने चेहरों को जुटाया है, चेहरों को सामने लाया जा रहा है और कांग्रेस बीजेपी के बड़े चेहरों के सामने अपना बड़ा चेहरा जो है वो उतार रही है। और ये बाकायदा एक रणनीति के तहत हो रहा है, सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। जैसे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो राजकोट पश्चिम से चुनाव लड़ते हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस ने इंद्रनील राजगुरु को उतारा है। राजगुरु जो है ये इंद्रनील राजगुरु है, वो 41 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और वो राजकोट में एक बड़ा नाम भी माने जाते हैं। इसके अलावा अमित शाह के बेहद करीबी और राज्य के कृषि मंत्री रहे बाबू बोखरिया के खिलाफ कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया मैदान में उतरे हैं। ये उनकी संपत्ति का ब्यौरा हम आपको दे रहे थे। अब देखिए, बाबू बोखरिया के सामने अर्जुन मोढवाडिया को उतारा गया है। ये भी बड़े चेहरे हैं जिनके खिलाफ कांग्रेस ने हर तरफ से मोर्चाबंदी करने की कोशिश की है। लेकिन यही एकमात्र हथियार नहीं है। गुजरात चुनाव में मोदी वर्सेस मोदी के खेल में इस बार टेंपल रन की बड़ी चर्चा है। ये टेंपल रन मोबाइल गेम नहीं है, लेकिन उससे कम दिलचस्प भी नहीं है। ये तस्वीरें गुजरात की हैं। राहुल गांधी मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं। करीब 1.5 दशक से राजनीति में सक्रिय राहुल को मंदिर में इस तरह कीर्तन करते ये अलग तरह की तस्वीर लोगों ने पहली बार देखी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गुजरात में पिछले 50 दिनों में राहुल गांधी की चौथी बड़ी यात्रा है। हर यात्रा में राहुल 2-3 दिन गुजरात में रहे, कम से कम 6 सभाएं की। अभी तक 20 से ज्यादा छोटे बड़े रोड शो कर चुके हैं और इन सबसे इतर 20 बार अलग अलग मंदिरों में गए। 2012 में जब मोदी ने अपनी गुजरात विजय यात्रा की शुरुआत की थी तो सिर्फ 6 मंदिर तक पहुंच पाए, लेकिन राहुल सिर्फ 50 दिनों में 20 मंदिर हो आए। ये दिल्ली से चुनाव प्रचार के दौरान गए किसी भी कांग्रेस नेता का गुजरात में अब तक का सबसे बड़ा टेंपल रन है। राहुल गांधी जहां जहां यात्रा कर रहे हैं गुजरात में, वहां वहां मंदिरों में जा रहे हैं। ये टेंपल रन सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। दरअसल राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस को 22 साल बाद गुजरात में सत्ता में लेकर आए। अब आपको दिखाते हैं कि ये टेंपल रन की रणनीति कैसे बनाई गई। ये वही कांग्रेस है जिसने कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। वही कांग्रेस जिस पर हर बात में तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है। 2014 में पूरे देश में मिली करारी हार के बाद पार्टी ने हार की वजहों को टटोलने के लिए कमेटी भी गठित की थी। ये कमेटी A.K. एंटनी की अगुवाई में गठित हुई, जिसने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस की हार की बड़ी वजहों में से एक तुष्टीकरण के आरोप को माना। मतलब बहुसंख्यक हिंदुओं ने कांग्रेस को नकार दिया। उसके बाद तुष्टीकरण की जगह सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि लाने और बनाने की कोशिशें होने लगी। राहुल हर हर केदार करते हुए भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे और फिर कांग्रेस की रणनीति में टेंपल रन को शामिल किया गया। जरा आंकड़ा देखिए, राहुल किस तरह गुजरात के मंदिर मंदिर घूमकर उसकी चौखट चूम रहे हैं। सितंबर के आखिर में अपने सौराष्ट्र के दौरे के वक्त राहुल ने द्वारकाधीश मंदिर से गुजरात विजय यात्रा की शुरुआत की। 11 अक्टूबर को अपने मध्य गुजरात के दौरे में राहुल खेड़ा जिले के फागवेल गांव में करीब 200 साल पुराने भातीजी महाराज के मंदिर पहुंचे। यहां बैठकर सियासत के भक्ति रस में गोता लगाया।
भाती जी महाराज के मंदिर में गुजरात के पिछड़े तबकों की गहरी आस्था है। आगे राहुल कादवाड़ के खोडलधाम, वीरपुर के जलाराम बापा, जसदान के दासी जीवन मंदिर में भी मत्था टेक चुके हैं। इसके अलावा वो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। गुजरात में पाटीदारों का बड़ा तबका स्वामी नारायण को अपना देवता मानता है। गुजरात में राहुल गांधी का हुलिया क्या होगा? राहुल गांधी के अगल बगल कौन से नेता होंगे? जब राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनके साथ कौन होगा? जब वो यात्रा करेंगे, मंदिर जाएंगे, तब कौन कौन से नेता और चेहरे साथ में होंगे? इस सब पर बारीकी से काम किया जा रहा है। यही नहीं, अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो शायद ही आपने कोई एक दो को छोड़कर बड़ा नेता राहुल गांधी के अगल बगल देखा होगा। राहुल के रोड शो की डिजाइनिंग भी इसी तरह से की गई। मतलब हार्डकोर हिंदुत्व की प्रयोगशाला समझे जाने वाले गुजरात में इस बार कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अपने गुजरात दौरे में 10 में से 9 बार राहुल की ललाट पर लंबा लाल तिलक लगा होता है। ये ऐसे नहीं, इसके भी कुछ मायने हैं। कुल मिलाकर मुकाबला मोदी से है और राहुल गुजरात में मोदी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की पूरी तैयारी में है। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब हम गुजरात चुनाव में उन 3 चेहरों की बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा पूरे गुजरात में या कह लीजिए कि पूरे देश में है। ये किसी को नहीं मालूम ये चेहरे वोट बैंक में कितने तब्दील होंगे। लिहाजा कांग्रेस सिर्फ आयातित चेहरों के भरोसे नहीं, बल्कि उसने अपने चेहरों को मैदान में उतारने की कोशिश भी की। इन 3 चेहरों को देखिए, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी। गुजरात के चुनाव में इन तीनों चेहरों की चर्चा इस बार सबसे ज्यादा है। क्यों है? इसे समझने के लिए इन चेहरों के नीचे वोट बैंक को पढ़िए और समझिए। हार्दिक उन पाटीदारों के समर्थन का दावा कर रहे हैं जो गुजरात में 19% हैं। दूसरे नंबर पर हैं अल्पेश ठाकुर, जो ओबीसी वर्ग के समर्थन का दावा कर रहे हैं। गुजरात में ओबीसी करीब 30% है। इसमें 146 उपजातियां हैं और पिछले 5 सालों से क्षत्रिय ठाकुर सेना बनाकर अल्पेश ने इनमें गहरी पैठ बनाई है। उत्तर गुजरात में उन्होंने अपने आंदोलन से कोली और ठाकुर के बड़े तबके को जोड़ा है। दावा है कि 21 लाख लोगों से फोन पर राय ली गई, जिसमें 19 लाख ने कांग्रेस में जाने के लिए हाँ कहा। इसके बाद अल्पेश ने कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, अल्पेश ने ओबीसी के साथ SC/ST को जोड़ने के लिए OSS एकता मंच बना लिया। अब इस तीसरे चेहरे के बारे में जानिए। ये जिग्नेश हैं, जो गुजरात में दलितों के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं। गुजरात में दलित वोटर करीब 9% है। जिग्नेश हाल के दिनों में इनके बीच बड़ा युवा चेहरा है। चुनाव से ठीक पहले ये तीनों चेहरे कांग्रेस के साथ खड़े हैं। इन तीनों वोट प्रतिशत को मिला दें तो 58% वोट बैंक हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि अब तो कांग्रेस की जीत पक्की मानी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अल्पेश अगर ओबीसी का बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी चेहरों की पहले से ही भरमार है। हार्दिक पटेल अगर पटेल समाज का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पटेल समुदाय से डिप्टी सीएम हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा पाटीदार वोट जो है वो हार्दिक पटेल के कहने पर कांग्रेस को ही वोट कर देगा या भाजपा के पास नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, खुद पटेलों में 2 वर्ग हैं। पहला लेईवा, दूसरा कड़वा पटेल। हार्दिक कड़वा पटेल की नुमाइंदगी करते हैं, जो पटेलों में 40% ही हैं। इसके अलावा बीजेपी ने पटेल के आसपास के ज्यादातर उन लोगों को अपने पाले में ला खड़ा किया है जिन्होंने पाटीदार आंदोलन को बड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई। रेशमा पटेल और वरुण पटेल कभी हार्दिक पटेल के लेफ्ट राइट हैंड हुआ करते थे, अब बीजेपी में है। इतना ही नहीं, कड़वा पटेलों के बीच पुरुषोत्तम रूपाला की गहरी पैठ है। दूसरी तरफ हार्दिक की सबसे बड़ी मांग पटेलों के आरक्षण को लेकर कांग्रेस ये साफ नहीं कर पाई है कि वो इस नामुमकिन को कैसे मुमकिन बनाएगी। वैसे ये दीगर है कि हार्दिक कह रहे हैं कि कांग्रेस में उनका भरोसा है और आरक्षण पर उसका फॉर्मूला ठीक है। मिले हुए 49% आरक्षण में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, उस आधार पर अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो असेंबली के अंदर जल्द से जल्द आर्टिकल 31C के आधार पर, संवैधानिक आर्टिकल 46 के प्रावधानों के आधार पर वो बिल विधानसभा में रजू करेंगे, पारित करेंगे। करीब करीब सारे रीजन में पाटीदार आपको पाए जाते हैं।
पाटीदार सिर्फ 14% तो उनका पॉपुलेशन है, 15% वोटर है और 71 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जिसमें पाटीदारों का डोमिनेशन रहता है, तो वहां पे हार जीत काफी बार पाटीदार तय करने का। तो ये वो 3 चेहरे थे जिन पर कांग्रेस पार्टी दांव लगा रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर के भी कुछ चेहरे हैं जो इस बार गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उन चेहरों के बारे में आपको बताते हैं। पहला चेहरा जो कांग्रेस पार्टी के अंदर से हम आपको बता रहे हैं वो अशोक गहलोत का है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान के जिम्मेदारी उनकी यह है कि राहुल गांधी का रोड शो वो संभाल रहे हैं, मंच मैनेज कर रहे हैं। राहुल गांधी किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, मंच पर कौन होगा नहीं होगा, मीटिंग की जिम्मेदारी उनके पास है। साथ ही इंडोर मीटिंग जो हो रही है उसमें कौन कौन शामिल होगा, क्या रणनीति बनेगी, ये सब कुछ अशोक गहलोत देख रहे हैं। दूसरा चेहरा जो अहम किरदार निभा रहा है इस बार गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए वो है कपिल सिब्बल का। उनकी जिम्मेदारी क्या है, आरक्षण पर कोई भी बात होगी तो वो वही कर रहे हैं क्योंकि वो ये देश के जाने माने वकील हैं। तीसरा चेहरा जो अहम किरदार निभा रहा है इस बार गुजरात चुनाव में वो है अहमद पटेल। उनकी जिम्मेवारी जो है वो स्ट्रैटेजी की है, पूरा दारोमदार स्ट्रैटेजी का उनके ऊपर है। एक और नाम जो सामने आ रहा है वो है राम्या का। अब राम्या कौन है वो ये समझिए, वो सोशल मीडिया को कैंपेन जो है कांग्रेस का उसको संभाल रही है, यानी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से क्या कुछ लिखा जाएगा, क्या मुद्दा बनेगा, ये सारा काम राम्या के जिम्मे। और कहा जा रहा है कि उनके इस काम को संभालने के बाद राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी है और ज्यादा लोग उन्हें पढ़ रहे हैं और रीट्वीट कर रहे हैं। एक और नाम रणदीप सुरजेवाला का है। रणदीप सुरजेवाला की जिम्मेदारी है कि हर जिले में वो स्थानीय मुद्दे उठा रहे हैं और जिलेवार तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस के 6 लोगों की कोर टीम राहुल को 24 घंटे गुजरात पर फीडबैक दे रही है। खैर ये तो कांग्रेस के अंदर के चेहरे हुए, अब बाहर के चेहरों की कहानी देखिए जिनके भरोसे कांग्रेस गुजरात में 22 साल बाद सत्ता की आस लगाई हुई थी। वो हमने आपको 3 चेहरे दिखाए थे जो कि कांग्रेस जिन पर दांव लगा रही है। हालांकि इतनी तैयारी के बावजूद कांग्रेस गुजरात को लेकर सहमी दिख रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मोदी का प्रचार शुरू नहीं हुआ है। बीजेपी ने कारपेट बॉम्बिंग कैंपेन जरूर शुरू किया है, लेकिन मोदी के आते क्या होगा इसका अंदाजा कोई विश्लेषक नहीं लगा पा रहा है। मोदी के नाम पर कैसे पूरा कैंपेन यू टर्न लेता है इसकी बानगी एक ट्वीट को लेकर उठे विवाद के रूप में देखी जा सकती है। ये वो तस्वीर है जिसकी चर्चा पिछले 2 दिनों से गुजरात में सबसे ज्यादा हो रही है। मॉर्फ कर बनाई गई इस तस्वीर को युवा कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया। इसमें मोदी के चाय वाले को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते इस तस्वीर पर सियासी जंग छिड़ गई। यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल वाली तस्वीर से कांग्रेस के दिग्गज नेता ऐसे डर गए कि बाद में कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी और इस हैंडल से अपने आप को अलग माना गया। बाद में इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। कांग्रेस ने साफ कहा कि ये ट्वीट गलत है। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती कि राहुल की इतनी मेहनत पर एक छोटी सी गलती पानी फेर दे। इसके पहले गुजरात के चुनावों में इस तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं। चाय वाला और मौत का सौदागर जैसी बातों का खामियाजा कांग्रेस भुगत चुकी है। लिहाजा पार्टी इस बार सीधे मोदी पर किसी भी हमले से बच रही है। वो गुजरात के चुनाव के केंद्र में मोदी को नहीं लाना चाहती। आपको ध्यान होगा कि 2007 के चुनावों में सोनिया गांधी ने अपनी एक सभा में अपने भाषण में उन्होंने मौत का सौदागर बिना मोदी जी का नाम लिए उन्होंने मौत का सौदागर भी कहा था। वो कांग्रेस को बहुत भारी पड़ा और मोदी जी ने उसको अपने पक्ष में भुनाया। शायद कांग्रेस उससे सबक लेके अब ये उसने अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज किया है। लिहाजा न तो राहुल गांधी न ही कांग्रेस का कोई दूसरा बड़ा नेता सीधे मोदी पर हमला कर रहा है। अलबत्ता मुद्दों को पकड़ने की कोशिश हो रही है। जीएसटी, नोटबंदी, कालाधन, बेरोजगारी पर निशाना साधा जा रहा है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया के माध्यम से वायदा किया था चाइना से मुकाबला होगा। सेलफोन पे, कैमरा पे, शर्ट पे, पैंट पे मेड इन इंडिया, मेड इन गुजरात लिखूंगा। मगर सच्चाई है आज 24 घंटे में चाइना में 50,000 युवाओं को रोजगार मिलता है। शर्म की बात है, शर्म की बात है। मगर हिंदुस्तान में आज 24 घंटे में सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार मिलता है। जबकि बीजेपी चाहती है कि वो मोदी के नाम पर गुजरात में बेड़ा पार करे। लिहाजा पार्टी ने अपने ज्यादातर चुनाव प्रचार को गुजरात के स्वाभिमान से जोड़ा हुआ है।
हर मुद्दे पर कांग्रेस को जवाब दिया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता किसकी सुनती है। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुजरात विजय के लिए कांग्रेस ने जो पांचवा और आखिरी बड़ा हथियार बनाया है वो है सोशल मीडिया। गुजरात में इन दिनों विकास पागल हो गया है का हैशटैग इतना पॉपुलर है कि पूछिए मत। सड़क पर पानी जम गया तो भी विकास पागल हो जाता है, बस में भीड़ दिख जाए तो भी विकास पागल हो जाता है, सड़कें टूटी दिख जाए तो लोग तस्वीर खींचकर उसे विकास पागल है का हिस्सा है जिसने चुनाव के मौसम में बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। इस तरह के ऑफेंसिव कैंपेन बीजेपी के हुआ करते थे और इस बार कांग्रेस ने पहले से ही इसमें लीड ले रखी है। बीजेपी को जवाब देना पड़ रहा है। तो यानी मोटे तौर पर अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस पार्टी वो तमाम रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही है जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी और बीजेपी अपनाती थी। यानी शुरुआत से ही आक्रामक रहो और शुरुआत से ही विपक्ष को आगे बढ़ने का मौका मत दो, पूरा चुनाव प्रचार अपने हाथ में रखो। ऐसे में क्या ये मोदी वर्सेस मोदी चुनाव होने जा रहा है और क्या कांग्रेस पार्टी मोदी के जरिए, मोदी की रणनीतियों के जरिए मोदी को मात दे पाएगी? प्रश्नकाल में आज के लिए